नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले सभी G20 देशों के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने पहले सभी मेहमानों का खादी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया और उसके बाद साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दी गई। आज वन फ्यूचर पर तीसरा और आखिरी सेशन है। इसके बाद नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होगा। समिट के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा की गई और रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र सामने आया। इसके अलावा भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच बेहद अहम इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर डील हुई है और भारत शनिवार को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत दर्ज करते हुए सभी सदस्य देशों की सहमति के साथ ही नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन स्वीकार करने में कामयाब हो गया है। हालांकि इसके लिए पीएम मोदी को अपने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। यूक्रेन के मुद्दे पर सहमति बनाने में भारत को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। वहीं नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया है। साथ ही भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के लिए याद किया जाएगा। यह डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। ये हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPECI। एक लिहाज से CPEC को BRI का ही हिस्सा माना जाता है। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं और इस डील के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट भी रखा गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया है और कहा कि वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली का फॉर्मूला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है। उनका शुक्रिया यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति करते नजर आए हैं। नई दिल्ली में जारी है G20 समिट के जो तीसरा सत्र है जिसमें वन फ्यूचर को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही पहले दिन साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया और डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है। सभी लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया गया है। तो 37 पेज का एक घोषणा पत्र है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं और साथ ही भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप मिली है। बड़ी बात है। मोदी बोले, दुनिया में भरोसे का संकट पैदा हुआ, बातचीत से इसे दूर किया जाएगा और उस दिशा में कदम भी आगे भारत ने बढ़ाए हैं और दुनिया उनके साथ है। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और काफी महत्वपूर्ण दिन आज है क्योंकि आज आखिरी दिन है। राजघाट पर G20 लीडर्स ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और G20 लीडर्स ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने खादी के शॉल से सभी नेताओं का स्वागत किया। भारतीय परंपरा, भारतीय वेशभूषा में रंगकर सभी मेहमान काफी खुश और उत्साहित नजर आए हैं और पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से दुनिया का परिचय कराया है क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सबका स्वागत सत्कार कर रहे थे, ठीक उसी के पीछे जो एक पिक्चर आपने देखी होगी उसमें साबरमती आश्रम दर्शाया गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक पहले दिन कोणार्क की तरह साबरमती आश्रम की भी आज जानकारी सभी मेहमानों को दी और साझा डिक्लेरेशन भारत की कूटनीति है का हिस्सा है। रात तक यूक्रेन मुद्दे पर नहीं बन सकी थी सहमति। साथ ही पीएम मोदी ने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल किया और उसके बाद सहमति बनी। पीएम मोदी ने समझाया G20 का इकोनॉमिक फोरम। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जो लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज जो है काफी महत्वपूर्ण चर्चा जारी है, वन फ्यूचर पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई है, अभी तक जो समिट में देखने को मिला है, उसके निचोड़ की हम बात करें, मंथन की बात करें तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अभी जुड़ गया था फिर कट गया। अनिरुद्ध जी, आवाज सुन पा रहे हैं? तो शायद तकनीकी खामी है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे। तो बता दें कि वन फ्यूचर पर आज तीसरा और आखिरी सेशन है। इस पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है और साथ ही भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस भी एक बनाया जाएगा जिसको लेकर तमाम देश साथ चलेंगे और इसको लेकर
अमेरिका ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका ने कहा कि भारत की पहल पर ये वन फ्यूचर, वन फैमिली और वन अर्थ की जो पहल है वो आगे देखने को मिल रही है। और इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम रवाना होने से पहले भारत का शुक्रिया करके गए हैं। तो ऐसे में भारत और अमेरिका के रिश्ते तो निश्चित तौर पर अब आगे और बेहतर होंगे, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हुई हैं, फिलहाल जो निचोड़ निकला है, मंथन हुआ है, वो दुनिया भर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला समय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती रही है, लेकिन उस दिशा में अब कदम भारत की पहल पर दुनिया आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इसका मकसद सीधा साफ है कि जो भी विकास आगे हो कम से कम प्राकृतिक चीजों का नुकसान करे बिना उन विकास के क्रम में देश आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जो पिछड़े देश हैं, जहां विकास बहुत धीमी गति से पहुंचा है, वहां पर उनको आगे लाने का काम किया जाएगा। और साथ ही इसी खबर पर और जानकारी लेंगे न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से आज चर्चा हो रही है, वन फ्यूचर का आज का विषय है, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई है, अगर निचोड़ की बात करें तो क्या कुछ अभी तक निकला है और किस तरीके से इस पूरी चर्चा को आज देखा जा रहा है? देखिए, देखा जाए तो G20 का आज आखिरी दिन है और आज दिन की शुरुआत जो हुई है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर गए और वहां उन्होंने स्वामीनारायण के दर्शन किए। इसके बाद सभी लोग भारत मंडपम लौटे और वहां पे राष्ट्राध्यक्षों ने और प्रमुख लोगों ने वृक्षारोपण किया। उसके बाद वन फ्यूचर पे चर्चा शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। और आज दिल्ली घोषणा पत्र जारी होगा और कार्यक्रम के सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस G20 सम्मेलन के इस सफल सम्मेलन के आयोजक है, उनका संबोधन सबसे आखिरी में होगा। और उसके बाद ये आज के सत्र का, आज के सम्मेलन का या G20 सम्मेलन 2023 का समापन होगा। और जहां तक हम बात करें कि इसमें जो निचोड़ निकल के आया है, उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो अफ्रीकी संघ का बनना है। और अफ्रीकी संघ को भारत ने अपने सहयोग से 21वां स्थायी देश बना दिया है। और देखा जाए तो अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष हैं अजाली असोमानी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से इसका बहुत आभार प्रकट किया। और अफ्रीकी यूनियन में लगभग 52 से 55 देश शामिल हैं और अभी तक ये देश G20 की सदस्यता के लिए एक तरह से वंचित थे, और जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से उन्हें 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया। तो हो सकता है कि अगली बार जब ये G20 सम्मेलन जहां भी होगा, उस वक्त इस सम्मेलन को G20 सम्मेलन नहीं कहा जाएगा, उस वक्त ये सम्मेलन G21 सम्मेलन कहा जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इस संघ में शामिल हो गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, न केवल भारत के लिए उपलब्धि है, बल्कि अफ्रीकी संघ के जो देश हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी तक देखा जाए तो अफ्रीकी संघ के देशों के लीबिया का जो तानाशाह था कर्नल गद्दाफी, उसका कब्जा था। उसने अफ्रीकी संघ के 52 से ज़्यादा देशों को जोड़ के पश्चिम देशों के खिलाफ एक संगठन खड़ा किया था, जिसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और लीबिया का जो शासक था कर्नल गद्दाफी, वो अक्सर पश्चिम देशों पे अफ्रीकी संघ के माध्यम से दबाव डालता था। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत ने जो कूटनीतिक जीत तो हासिल की है, इसके साथ ही कर्नल गद्दाफी जैसे लोगों, उनके जैसे विचार रखने वाले लोगों को भी सबक दे दिया है कि भारत अब किसी से कम नहीं है। निश्चित तौर पर आपने जो तमाम बातों का जिक्र किया, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके अलावा भी इन देशों पर चाइना का कब्जा माना जाता रहा है, क्योंकि चाइना ने एक तमाम तरीके से कर्ज देकर इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाया। और साथ ही अब एक बड़ी मुश्किल थी अमेरिका के सामने कि चाइना का सामना कैसे किया जाए। तो अब भारत अगर अमेरिका के साथ जाता है और इन देशों की मदद के लिए जिस तरीके से भारत कदम आगे बढ़ा रहा है और सभी देश उसको सहमत नजर आए हैं, तो कितनी बड़ी जीत भारत की इस दिशा में है। और जिस तरीके से कहा जाता रहा है कि अगर चाइना का सामना करना है तो तमाम जो शक्तिशाली देश हैं उनको आगे आना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो कहें कि एक कमी चाइना में दिखाई देती है, उसको लेकर एक लड़ाई काफ़ी दुनिया भर में देखी जाती है। रुचि, देखिए, अफ्रीकी देशों को चाइना ने ज़रूर अपने देश से लोन देके, ऋण देके थोड़ा बहुत परेशान कर रखा है और उन्हें दबाव में लाया हुआ है। लेकिन देखा जाए तो अफ्रीकी देशों में, जिसमें 50 से ज़्यादा देश आते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर है और यहाँ की जनसंख्या 1.4 अरब यानी लगभग 104 करोड़ है। तो 104 करोड़ की जनसंख्या को जो भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने जो स्थायी सदस्यता G20 की दिलवाई है, वो एक
एक उपलब्धि नहीं, असाधारण उपलब्धि है। और इससे न केवल चाइना हैरान है बल्कि अमेरिका और रूस भी हैरान है कि अचानक ये कारनामा भारत ने कैसे कर दिखाया। और भारत जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गद्दी संभाली थी और वह देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ये आवाज़ उठा रही है कि भारत विश्व गुरु वापस बनेगा। और भारत के विश्व गुरु बनने में G20 का 2023 का सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है सिरिल रामपोसा, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को यूरोपियन संघ बनने पे, अफ्रीकन संघ बनने पे बधाई दी है और वे काफी खुश हैं। और देखा जाए तो अफ्रीका में काफी सारे देश हैं जिनमें युगांडा है, केनिया है और दक्षिण अफ्रीका है। कई देश हैं जिसमें लाखों भारतीय प्रवास करते हैं। मतलब एनआरआईज की संख्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। भारत के लोग काफ़ी वर्षों से वहाँ प्रवास रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अफ्रीकी संघ बना के भारत ने न केवल पूरे विश्व में धाक बनाई है, बल्कि बड़े बड़े महारथियों को, जो कि बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी समझते थे, उनको भी एक तरह से देखा जाए तो चारों खाने चित कर दिया है। निश्चित तौर पर भारत लगातार जो दुनिया भर में नेतृत्व करने की दिशा में और भी सशक्त नजर आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से गंभीरता से तो भारत को काफी टाइम से लिया जा रहा था, लेकिन अब गंभीरता के लेने के साथ ही अब तमाम पहल भी शुरू हो गई हैं। एक महत्वपूर्ण जिक्र ये कि जिस तरीके से भारत कभी भी किसी एक देश के साथ जाना उचित नहीं समझता है, सबको साथ लेकर चलने की जो एक भारत की नीति है वो हमेशा देखने को मिली है। कल जब ये पूरी चर्चा हुई, उसके बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किए गए कि चाइना के राष्ट्रपति यहाँ नहीं पहुंचे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि चाइना का अपना अधिकार है, वो जहां जाना उचित समझते हैं समझें, लेकिन कोई ना कोई प्रतिनिधि उनका यहां पहुंचा है। और उन्होंने एक इससे बढ़कर एक बात कही कि चाइना ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो भारत की इस नीति को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका चाहता है कि भारत एकदम प्रतिद्वंदी, इंडिया चाइना के रिलेशन जिस तरीके से देखे जाते हैं वैसे ही नजर आए, लेकिन भारत अभी भी सबको साथ लेकर चल रहा है। नीरज जी, जो G20 सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ, उसकी थीम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने दी थी, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब सबको साथ लेके चलने वाला। और ये सम्मेलन ठीक उसी थीम पे दोनों दिन चला। और G20 की जो बैठकें हो रही है वो पिछले कई महीने से देश भर में हो रही है। प्रधानमंत्री खुद अपने संबोधन में कह चुके हैं कि अब भारत को केवल दिल्ली ना समझा जाए। 60 से ज्यादा शहरों में G20 की बैठकें हुई और 200 से ज्यादा बैठकें हुई। और आपको एक नई जानकारी और दे दें कि आज जब ये सम्मेलन समापन हो जाएगा, इसके बाद भी अगले कई दिनों तक G20 की जो बैठकें हैं वो लगातार चलती रहेंगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो चाइना और अमेरिका, रशिया, जितनी भी महाशक्तियां हैं, उनको भारत संदेश दे चुका है कि अब उसे किसी भी हाल में कम नहीं माना जा सकता है। और देखा जाए तो कोविड-19 के समय दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ पश्चिम देशों ने जो किया था, उसे न केवल भारत बल्कि दक्षिण अफ्रीकी संघ के जो देश हैं वो भी नहीं भूलें, क्योंकि उन्हें कोरोना की जो वैक्सीन दी गई थी वो मन चाहे दामों पे दी गई थी। उनसे अफ्रीकी संघ के लोगों से मनचाही शर्तों पे साइन करवाई गई थी। कोविड जैसी महामारी के वक्त केवल दुनिया में भारत ही एकमात्र राष्ट्र है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के देशों का साथ दिया था। वहाँ कोरोना वैक्सीन भिजवाई, वहाँ दवाइयाँ भिजवाई, उनकी सहायता की। तो उस चीज़ को भी अफ्रीकी संघ के देश नहीं भूले। और उन्होंने प्रधानमंत्री से ही पिछले दिनों आग्रह किया था कि हमें G20 की स्थायी सदस्यता दिलवाई जाए। तो अब प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया और 21वां स्थायी सदस्य G20 का बन गया है अफ्रीका यूनियन। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, असाधारण उपलब्धि है और भारत इस उपलब्धि पे हर भारतवासी गर्व करेगा। निश्चित तौर पर असाधारण उपलब्धि बिल्कुल है और दुनिया इससे अब मान रही है। लेकिन साथ ही आपने सुबह भी जब आपसे बातचीत की, आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से इंडोनेशिया में इससे पहले जो G20 हुई थी, G20 समिट हुई थी, वहां पर कुल 27 से 30 के करीब जो मुद्दों पर प्रस्ताव पर सहमति बनी। लेकिन इस बार कितनी खास ये समिट देखी जाए, क्योंकि तमाम मुद्दे, 2 गुने से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनी और भारत ने लगातार जो ऐसी पहल की है जो दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखी जा सकती है, जिसका आपने जिक्र किया। एंड्रू जी देखिए, पिछली बार जब बाली में सम्मेलन हुआ था G20 का, उस वक्त काफ़ी सारे मुद्दे थे जिन पे सहमति नहीं बन पाई थी। और जहां तक जानकारी की बात कहें तो 27 से 28 ऐसे मुद्दे थे जिन पे सहमति बन पाई थी। लेकिन आज अभी ये G20 सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है और भारत मंडपम में सारे G20 के प्रमुख इकट्ठा हैं और वे लगातार चर्चाएँ कर रहे हैं। तो 72 से 73 मुद्दों पर आम सहमति बन गई है, लेकिन जो कि पिछले बार के सम्मेलन से कई
कई गुना ज़्यादा है। और अभी यह सम्मेलन समाप्त नहीं हुआ है, तो सम्मेलन के समाप्त होते होते कई और मुद्दे ऐसे हैं, यूक्रेन वॉर है और क्रिप्टो करेंसी का मामला है, इसके अलावा बायोफ्यूल का मामला है और कई एनवायरनमेंट का मामला है। ऐसे कई मामले हैं जिन पे सहमति और बन सकती है, तो ये मुद्दों की संख्या और बढ़ेगी। अभी तक कुल मिला के 72-73 मुद्दों पे सहमति बन चुकी है और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनकी टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एस जयशंकर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, वे विदेश मंत्री हैं, वे लगातार वे भी कई दिनों से दौरे कर रहे थे। और अब ये बात साफ नजर आ रही है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो दौरे किए, उन दौरों का ये प्रतिफल था कि भारत G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक अपने यहाँ करवाने में सफल हुआ। और सबसे बड़ी खास बात है कि इस सम्मेलन स्थल पे कई स्टॉल्स भी लगाए गए। भारत के अलग अलग राज्यों से आए कई स्टॉल जो लगाए गए हैं, वहाँ पे ट्रेड की भी बात चल रही है कि दुनिया भर में भारत के उत्पादों को कैसे भेजा जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे उनकी ग्लोबल मार्केटिंग की जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सम्मेलन भारत का सांस्कृतिक विरासत के साथ आर्थिक परिदृश्य को भी सामने ला रहा है और इसकी पूरी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को जाता है। निश्चित तौर पर साथी, अगर जो सहमति बनी है, खासकर सभी को इंतजार है कि जो घोषणा पत्र आएगा उसमें क्या कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही जो करार हुए हैं या जो कहें कि साथ लेकर चलने की बातें हुई हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र हुआ है और उसके साथ ही वन फ्यूचर अलायंस का जिक्र हुआ है, इसको बनाया जाएगा, भारत की पहल पर इसे बनाया जाएगा। तो किस तरीके से अब इसे देखा जाए, किस तरह का विकास की बात इससे घोषणा पत्र में की गई है? अनिरुद्ध जी, देखिए, घोषणा पत्र में लगभग 37 पेज का यह घोषणा पत्र है, जिसमें 73 से ज़्यादा बिंदु लिए गए, 70 से ज़्यादा बिंदु लिए गए। और अभी ये बिंदु बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर सामने आया है कि इसमें सारे वही बात लिए गए, देश की संस्कृति के साथ, कला के साथ, मानव जीवन के साथ, पृथ्वी के साथ और आने वाले भविष्य को लेके भी इसमें सारी बातें लिखी गई हैं, सारे पॉइंट्स लिखे गए। और ये दिल्ली घोषणा पत्र जो जारी होगा, उसकी निगाह न केवल भारत में भारत के लोगों को है इस पर, इसकी निगाह इस पर पूरे विश्व की निगाह बनी हुई है कि G20 समिट के बाद, क्योंकि G20 के बारे में हम आपको बता दें कि G20 में वही देश शामिल है जो पूरे विश्व की 80 से 85% अर्थव्यवस्था चलाते हैं, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, जिनका ट्रेड होता है, जो आर्थिक रूप से व्यापार करते हैं। और उस पूरे व्यापार पूरे विश्व में लगभग 80 से 85% जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है और आर्थिक गतिविधियां होती है, वो G20 के देश करते हैं। और अब इन G20 के देशों में यूरोपियन संघ, अफ्रीकन संघ भी जुड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये G20 G21 हो गया है और आने वाले दिनों में ये G21 निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ निचोड़ निकलता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल चर्चा जारी है और तीसरा और काफी महत्वपूर्ण सेशन जो कि वन फ्यूचर पर आधारित है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। और काफी महत्वपूर्ण ये सेशन है क्योंकि जो इसको नाम दिया गया है वन फ्यूचर, इसे लेकर घोषणा पत्र में एक सहमति भी बनी है, यानी वन फ्यूचर अलायंस का गठन किया जाएगा, इस पर दुनिया काम करेगी। और अमेरिका ने कहा है कि भारत की पहल पर ये घोषणा पत्र जारी और इसमें तमाम जो सहमति की गई है, भारत इसमें मुख्य आधार है और इसको लेकर अमेरिका ने भारत का शुक्रिया भी अदा किया है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे जो चर्चा हो रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और अभी तक जो चर्चा हुई है, जो भी सहमतियां बनी हैं, खासकर मिडिल ईस्ट, यूरोप और तमाम देशों के बीच जो आर्थिक कहें कि करार हुए हैं, उनको लेकर काफी महत्वपूर्ण देखना हो जाता है कि आगे चलकर किस तरीके से पहल देखने को मिलेगी, क्योंकि इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर भी कहा गया है, जिसको लेकर ये डील काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा जो है दिल्ली में जारी है और G20 समिट की जो तीसरा सेशन है, तीसरा सत्र है, वो काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये सत्र चल रहा है और वन फ्यूचर पर चर्चा की जा रही है और कई मुद्दों पर अभी तक चर्चा देखने को मिली है। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र ये देखा जा रहा है और सहमति इस पर देखने को मिली है। भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप मिडिल ईस्ट। और जो बाइडेन ने बताया कि गेम चेंजर मोदी को शुक्रिया कहा है, पीएम मोदी का कहें कि उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। आगे की जो करार हुए हैं, सहमति बनी है, उस पर किस तरीके से कदम आगे बढ़ाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण देखना यह होगा कि क्या कुछ अब और भी जो चर्चा है उससे निकलकर सामने आता है। और अभी तक जो चर्चा हुई है इससे सबसे सफल कहा जा रहा है, 100% सफल G20 समिट अभी तक देखने को मिली है।
लेकिन अब जो आखिरी दौर की चर्चा बाकी है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ करार यहां पर देखने को मिलते हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी संचिता जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संचिता जी, जो अभी तक चर्चा G20 में हमने देखी है, खासकर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा और आज की जो शुरुआतें हुई हैं, अगर निचोड़ की बात करें तो क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है और क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? तो फिलहाल तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको अपडेट दे दें, जहां G20 समिट का तीसरा सेशन फिलहाल चल रहा है, काफी महत्वपूर्ण सेशन, जहां इस सेशन में वन फ्यूचर पर चर्चा हो रही है और साथ ही इससे पहले तमाम चर्चाएं हुई हैं और कई सवाल यहां पर भारतीय विदेश मंत्री से भी पूछे गए हैं। कल के जो दो सेशन रहे, दो सत्र रहे, उसके बाद बायलैटरल वार्ता भी देखी गई, लेकिन इसी बीच जब विदेश मंत्री से तमाम सवाल किए गए, खासकर इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर सवाल किए गए, बहुत सहज तरीके से उन्होंने जवाब दिए और कहा कि चाइना का अपना अधिकार है, चाइना का अपना मत है, कहाँ उसे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आज की चर्चा किस तरीके से होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हमारी सहयोगी संचिता जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। संचिता जी, तमाम चर्चाएं G20 में अब तक हो चुकी हैं और आगे भी लगातार ही चर्चा जारी है। फिलहाल अगर निचोड़ की बात करें, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है और क्या चर्चा अब आगे देखने को मिलेगी? संचिता जी। ऋषभ, अगर हम निचोड़ की बात करें तो उसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तीसरा सेशन जारी है। 12:30 बजे के आसपास ये सेशन खत्म होगा। उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन समिट जो है पास होगा। इसके बाद जो तमाम नेता हैं उनकी द्विपक्षीय बैठक भी होगी। संभवतः हम कह सकते हैं कि व्यापार के संबंध में बातचीत हो सकती है या उनके समझौतों पर बातचीत हो सकती है। इसके लिए तमाम नतीजे जो है शाम तक निकल कर आ पाएंगे। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगी इस G20 में भारतीय झलक की, भारतीय संस्कृति की, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय झलक को पसंद किया गया है और विदेशी मेहमान भारतीय परिधान में नजर आए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत रहा। हम चाहे ब्रिटिश की बात करें, अमेरिका की बात करें, अफ्रीकन देशों की बात करें, यूरोपियन की बात करें, तमाम जो महिलाएं हैं वो साड़ी या फिर सूट में नजर आई हैं। ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीरें पसंद आई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विदेशी मेहमान हैं, इस दौरान कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी दी, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दी। जो तमाम तस्वीरें निकल कर आई हैं वो बहुत खूबसूरत रही हैं। इसके अलावा आज आपने एक बात और गौर की, जब पौधारोपण किया जा रहा था तब खादी की शॉल उठाकर उनका स्वागत किया, यानी कि ये भी अपने आप में एक भारतीय परंपरा का नमूना पेश किया है। इसके अलावा ऋषभ, आपको याद होगा कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया था। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है, आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि डिनर में किसी भी प्रकार के मांसाहार को समर्थन नहीं किया गया। वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को टारगेट में रखते हुए ये डिनर होस्ट किया गया था, यानी कि पूरी तरीके से जो खाना था वो जो है शाकाहारी था। इसके अलावा मिलेट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, मिलेट्स को तवज्जो दी गई है। मोटे अनाज को जिस तरीके से तमाम देश जो है, हम देशों की क्या, हम देश की, हमारे भारत देश की बात करते हैं, जिस तरीके से राज्य लगातार मोटे अनाजों को समर्थन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, वो उनके मेन्यू में शामिल किया गया। अलग अलग राज्यों की जो खास डिशेस रही हैं उनको शामिल किया गया। मुंबई का पाव शामिल किया गया है, दार्जिलिंग की चाय की गई है, कश्मीर का कहवा शामिल किया गया है। ये बहुत ज़्यादा जो है आकर्षक रहा है और उनके जो मेन्यू कार्ड में भी था, बाकायदा डिटेल्स दी गई थी। इसके अलावा साफ तौर पर जाहिर किया गया था कि मांसाहार को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो है कई विदेशी मांसाहार होते हैं, लेकिन भारतीय डिनर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होस्ट किया, उसको बहुत प्यार और सम्मान विदेशी मेहमानों ने ऋषभ दिया था। निश्चित तौर पर पारंपरिक नजरिया भारत का यहाँ पर उभर के आया है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार G20 समिट के आखिरी सेशन में चर्चा जारी है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ इस मंथन से निकलेगा, क्योंकि अभी तक जो चर्चा हुई है इसे 100% सफल बताया जा रहा है। बस इंतजार है इस सत्र के खत्म होने का, तमाम जो नई दिल्ली घोषणा पत्र उसके जारी होने का और तमाम चर्चा से क्या कुछ पहल आगे होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।